नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर सेकंड का एग्जामिनेशन, जो कि 7 मार्च को एग्जामिनेशन हुआ था। तो इसमें जितने भी जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे गए थे, तकरीबन 25 थे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी अपना नोट साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जनरल अवेयरनेस को मजबूत करने का। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेजिए, ताकि हम डिस्कस कर सकें और आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 4 दिन एग्ज़ाम हुआ था, 4 शिफ्ट में। तो यहाँ पर देखिए, चौथा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सभी ग्रीन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग चौथा पेपर का डिस्कशन भी सुन सकते हैं। चारों पेपर का आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दवा का नाम पूछा जा रहा है कि जो ग्राही की स्तर पर अवंधित होकर उसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे विरोधी बोलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, विरोधी इज द राइट आंसर। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है। इसमें देखिए, आपको मात्रक दिया हुआ है, तो इसको सही कथन का पहचान करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी कि पावर का वाट होता है। और आपको कार्य या ऊर्जा का क्या होता है? जूल। कार्य या ऊर्जा का जूल होता है। और बल का होता है न्यूटन। तो देखिए, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। तो तीसरा इसका सही होता। और अगर हम इसका सीजीएस यूनिट अगर हम बात करते हैं तो होता है डाइन बल का। उसके बाद देखिए, जूल बल का मात्रक है, तो गलत हो गया चौथा। तो आंसर थर्ड इसका सही उत्तर होगा, मैंने बताया है आपको। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि उच्चतम न्यायालय है, फरवरी 2022 में दिल्ली दंगों जो हुआ था उससे संबंधित जांच के लिए विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए किसकी याचिका को खारिज कर दिया है? तो देखिए, फेसबुक ने याचिका लगाई थी, तो उसके याचिका को यहाँ पर रद्द कर दिया है। तो फेसबुक इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए, यहाँ पर आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, जो कि एक कॉलम मिलान करना है, जिसमें एक कॉलम में पोषक तत्व है और उसके उदाहरण से यहाँ पर आपको मैच करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है यहाँ पर आपको शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा, यानी कि बी का थर्ड देखते हैं, तो आंसर ए या 1 या 4 होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्रोटीन जो होता है मायोसिन होता है, तो इस तरह से ए का हो गया 4 मायोसिन, बी यानी कि आपको शर्करा हो जाएगा। और उसके बाद वसा, तो वसा होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो सी दूसरा हो जाएगा। और यहाँ पर खनिज पदार्थ हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। तो देखिए, खनिज पदार्थ तो वेरी सिंपल था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि खनिज पदार्थ जो है कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि डी का 1। तो देखिए, 4 3 2 1, तो देखिए 4 3 2 1, यानी कि घटते क्रम में यहाँ पर है, तो आंसर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार नोटा, यानी कि नन ऑफ द, जो यहाँ पर एबव कैंडिडेट जो हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो नोटा का प्रयोग है वो कब लागू किया गया था? तो पहली बार नोटा बटन है जो इलेक्शन में, तो उसको पहली बार कब प्रयोग किया गया, नन ऑफ द एबव का? तो यहाँ पर 2013 इसका सही उत्तर होगा। 2013 से जो है ये नोटा बटन का प्रयोग किया जाने लगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 2022 में प्रस्तावित प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइड एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड है, यानी कि मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 जो है, उसके संबंध में सही कथन आपको। तो देखिए, एक जो यहाँ पर एक्ट पास किया गया था 2021 में, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, इसमें प्रावधान क्या क्या था? तो सही कथन आपको बताना है। तो पहला है कि ऑनलाइन गेम्स को एक स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा और केवल ऐसे निकाय द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑनलाइन से गेम से जो है बच्चों के दिमाग पे असर पड़ता है। तो इस तरह से, और बच्चे दिन भर अपना टाइम इस पे व्यतीत करते हैं, तो इसको जो है रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन गेम्स को एक स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा
और केवल ऐसे निकाय के द्वारा जो ऑनलाइन गेम्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसी को जो है भारत में कानूनी रूप से संचालित करने का अधिकार होगा। उसका देखिए जो बी ऑप्शन है, वो जो नियम बनाया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम्स के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो सट्टे बाजार गर्म होता है तो इस तरह से इसको जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसमें से एक से अधिक स्व नियामक निकाय हो सकते हैं, तो हो सकते हैं तो तीनों देखिए सही है, तो ए बी और सी तीनों सही होगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों में से सही कथन आपको बचाना है। यानी कि देखिए ठंड के जब मौसम आती है तो उत्तर भारत में यहाँ पर आपको ठंड अत्यधिक होती है, जबकि गर्मी के दिनों में उत्तर भारत में लू चलती है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लू गर्मी के दिनों में चलते हैं और ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो इसके कारण क्या है। तो इसमें देखिए क्या है, पहला है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है। उसका देखिए निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल सही है। उसका देखिए फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो तीनों देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो तो क्या कहलाता है, तो अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है। तो अस्थिरीकरण कार्य इसको कहलाता है, चाहे सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो चाहे उसे कम करने के लिए हो, तो अस्थिरीकरण कार्य इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तो किन फसलों को लाभ होता है, तो देखिए रबी की फसल के लिए ये लाभदायक होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का संविधान कब लागू हुआ, यह वह तिथि है जिसे हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस सबसे पूछा जाए तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल 1948 इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसी दिन जो है इसका संविधान लागू हुआ था WHO का, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 7 अप्रैल 1948 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मान लीजिए अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपयों के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया है। अब यदि वह विनिमय दर बढ़कर $1 60 रुपये के बराबर हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया क्या हो रहा है, तो कमज़ोर हो रहा है। और कमज़ोर हो रहा है यानी कि उसका डिप्रिसिएशंस हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अवमूल्यन इसका करेक्ट उत्तर होगा। जैसे देखिए भारत में जो है अभी डॉलर के मुकाबले $1 के मुकाबले 80 रुपया से के पार पहुंच गया है, तो अपने रुपये का डिप्रिसिएशंस हो रहा है यानी कि अवमूल्यन हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 103वां संविधान संशोधन जो कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए लागू किया गया 103वां तो अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन पूछा जा रहा है। तो इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। तो जी हाँ 5 न्यायाधीश शामिल थे और इसमें संवैधानिक पीठ में 3-2 का फैसला आया था। 3-2 का फैसला आया था तो आरक्षण 10% जो है आरक्षण मिलती है। तो कितना प्रतिशत, तो 10%। तो देखिए इसमें इस संवैधानिक बेंच में 5 न्यायाधीश से 10% का रिजर्वेशंस देने के लिए EWS कैटेगरी को 3-2 का फैसला आया था। तो एक और बी दोनों सही होगा। सी पढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। तो देखिए मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो 50% रिजर्वेशन का उल्लंघन कर रहा है तो मूल ढांचे का नहीं, तो ये आपको गलत हो जाएगा यानी कि थर्ड, तो ए और बी ही सही यहाँ पर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों के ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था, तो देखिए गीगर और नट्टल के द्वारा जो है खोजा गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा होगा कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध खोजा था गीगर और नट्टल के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बलबन की उपाधि किसने धारण की, तो जो बलबन हम जानते हैं इतिहास में, तो बलबन जो है उलुग खान ने जो है उपाधि अपनी धारण की थी, तो उलुग खान जो है बलबन कहलाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस
अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो देखिए आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। और इसमें जो है एकमात्र राज्य अभी है गोवा। गोवा में जो है समान सिविल संहिता लागू है। और देखिए उत्तराखंड में भी बात चली रही है समान सिविल संहिता लागू करने के लिए, तो लेकिन अभी सिर्फ गोवा में है, तो अनुच्छेद 44 इसका सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो देखिए 2015 में जो है सतत विकास को लक्ष्य को पूरा करने के लिए 17 गोल रखे गए थे, जिसको जो है 2030 तक पूरा करने हैं। 2030 तक कितने हैं? तो 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य है, इसको पूरा करने के लिए। तो कौन कौन इसमें है? तो देखिए नो पॉवर्टी सबसे पहला है, नो पॉवर्टी यानी कि शून्य भुखमरी। नो पॉवर्टी नो पॉवर्टी पहला है यानी कि गरीबता नहीं होनी चाहिए। जीरो हंगर दूसरा है यानी कि शून्य भुखमरी दूसरा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। उसके बाद क्लाइमेट एक्शंस भी है, लाइफ बिलो वाटर भी है, क्वालिटी एजुकेशंस भी है। तो देखिए सभी है, तो 17 को आपको ध्यान रखना है। तो चारों यहाँ पर सही है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। A, B, C और D सही है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन है, तो इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो देखिए 4 वेद हैं, तो इसमें सबसे पहला वेद यानी कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही भारत जन के नाम पर इंडिया नाम रखा गया है, तो इसमें जो है जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें जो है काट एवं दाह कृषि है और उससे संबंधित राज्य है। तो देखिए दहिया जो है मध्य प्रदेश में होता है, तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 आपको ध्यान रखना है। कुरवा जो है झारखंड का है, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद बरीगा जो है यहाँ पर उड़ीसा का है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और यहाँ पर पेंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, तो यानी कि डी का हो जाएगा 3rd। तो बस यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ए का हो जाएगा 4, तो बाकी सब सही है, 1, 2, 3, यहाँ पर आंसर चौथा सही हो जाएगा। ध्यान रखना दहिया मध्य प्रदेश का, कुरुबा झारखंड का, बरीगा उड़ीसा का और पेंडा आंध्र प्रदेश का। अब देखिए क्वेश्चन है कि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह, तो देखिए कोया विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है। तो 1879 और 80 में जो है ये विद्रोह हुआ था, इसको ध्यान रखना है, कोया विद्रोह जो कि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 और बी में मिलान करना है, जिसमें आपको कुछ यूनिट दिया हुआ है और उसके जो है आपको मिलान करना है। तो देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए ए का सिर्फ डी करते हैं तो उससे आपको उत्तर मिल जाता है तीसरा। उसका देखिए विभवांतर का वोल्ट होता है। उसके बाद देखिए धारिता का आपको ध्यान रखना है फैराडे होता है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो देखिए मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन के अलावा सब यहाँ पर शामिल है कि पोषण संबंधी समस्याओं का निदान भी करना है, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, पोषण की स्थिति का आकलन करना। तो इसके जो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन के अलावा सभी इसमें शामिल है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए नई एकीकृत खाद्य योजना सुरक्षा जो है 1 जनवरी 2023 से शुरू है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा, ये भी सही है। देखिए पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन लाया गया, गलत है ये। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ए और बी ही यहाँ पर सही है, तो आंसर होगा दूसरा, केवल ए और बी। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए विधि प्रकाशित की थी? तो हरमन कोल्बे के द्वारा जो है ये प्रयोग किया गया था 1845 में, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए जो एडवोकेट जनरल होता है राज्य का, उसको राज्य का राज्यपाल ही नियुक्त करता है, तो इसको ध्यान रखना है। जबकि अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति।
तो इसको जरूर ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 25 क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरी जो है 4 पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा और भी पेपर हम डिस्कस करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।